क्या बोला मैडम आपने? उधर मैं वेबसाइट ओपन किया था ना लास्ट लेक्चर के बाद, तो उधर मैडम सिर्फ लास्ट एक ही लेक्चर के बाद पीडीएफ नहीं, था। उसको टच कीजिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट लेक्चर अगर मैं संडे को लिया तो फिर संडे को मेरे पास इतना टाइम रह पाता है कि नोट्स बनाऊं, मैं अपलोड कर सकूं। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जैसा मुझे टाइम मिलता है रात में ऑफिस से आने के बाद, मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूं। आज के डेट में सारे जितने भी अभी तक मैंने नोट्स पढ़ाए हैं, क्लासेस ली हैं, उसके पीडीएफ नोट्स वहां पर अवेलेबल है। एक्सेप्ट गवर्नमेंट स्कीम, आप उसको रेफर करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जिनकी आज पहली क्लास है वो बताऊंगा कहां पे नोट्स आपके अवेलेबल होंगे, आपसे सुनते रहें। देखिए आज की जो क्लास है वो लास्ट क्लास से इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। आज की जो पहली टॉपिक है, तोड़ तोड़ के हम टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज की पहली टॉपिक में केवाईसी के बाद, क्योंकि लास्ट क्लास हमने केवाईसी को देखा था, केवाईसी लो मीडियम और रिस्क कैटेगराइजेशन हमने देखा था, उसको छोड़ दीजिए। आज हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की। सिर्फ उतनी बात जितने आपके एग्जाम में बैंकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है वो आप समझिए पहले, कि मनी लॉन्ड्रिंग आखिर होता क्या है। फिर उससे जुड़ी हुई जो फैक्ट है उसको हम देखेंगे। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के नाम में लिखा हुआ है, मतलब आप जाते हैं कपड़े का देखते हैं कि क्लॉथ लॉन्ड्रिंग है, वहां पे जाके आप अपने कपड़े देते हैं, वो क्या करता है उसको धोता है फिर वापस आपको कर देता है। सिमिलरली मनी लॉन्ड्रिंग भी वही है कि पैसे को धोना। धोने का मतलब है कि काले पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट करना। इसको दूसरे रूप में आप समझे कि इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करना। जिस प्रोसेस से ये कन्वर्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। अब मैं अगर सैलरी लेता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो मेरी जो अपनी फिक्स पगार है उतना ही लूंगा, जितनी फिक्स सैलरी है मैं उतनी ही लूंगा। लेकिन मैंने अगर कोई अंडर द टेबल पैसा लिया है तो वो क्या है, मेरे लिए वो इलीगल है। लेकिन मैंने उससे अगर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लिया, 5 सालों के बाद वो मेच्योर्ड हो गया और 5 सालों के बाद वो पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे, दैट बिकम लीगल मनी। तो ये जो प्रोसेस है कि इलीगल को लीगल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इसको रोकने के लिए आरबीआई ने, क्योंकि सबका फादर आरबीआई ही है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आरबीआई ने 2002 में केवाईसी एक्ट को भी इंप्लीमेंट किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एएमएल, एएमएल का पूरा नाम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग तो है, उसके ऊपर हम कानून बनाएंगे, उसके ऊपर उसी समय कानून बनाएंगे जिस समय हम केवाईसी एक्ट को लाए थे। वो ईयर कौन सी है, 2002। एएमएल का पूरा नाम आपसे पूछा आता है, तो एएमएल का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ए फॉर एंटी, एमएल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। काले पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट करने की जो दर है, जो रफ्तार है, उसको हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से जानते हैं। दूसरी बात जाने ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर। किसका माइक ऑन है? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है कि नहीं, इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर कंसेप्ट। बट आखिर इस मनी लॉन्ड्रिंग में कितने स्टेजेस होते हैं, तो आप जाने कि मनी लॉन्ड्रिंग में देयर आर 3 स्टेजेस। ये 3 स्टेजेस उसी क्रोनोलॉजी में आपको याद करने हैं जिस क्रोनोलॉजी में मैं आपके बोर्ड पे लिखूंगा। कि पहला क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को मतलब ब्लैक को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की जो एक्टिविटी है, जो रफ्तार है, वो किस किस प्रोसेस में चलती है। तो देयर आर ओनली एंड ओनली 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पहला क्या है, तो पहला है प्लेसमेंट, है ना, कि पहला पैसा जो है वो क्या होता है, तो प्लेस किया जाता है, मतलब हमने सिस्टम में डाला, बैंक में हमने इंश्योरेंस लिया, हमने म्यूचुअल फंड लिया, तो वो हमने प्लेस किया, तो दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट, इज द एंट्री स्टेज ऑफ इलीगल मनी। उसके बाद क्या, तो एंट्री स्टेज के बाद उसमें हम क्या करते हैं, तो हमने पैसा डाल दिया, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। उसके बाद क्या करते हैं, तो लेयर लगाते हैं। लेयर कहने का मतलब हमने उसके साथ कोई भी परचेजिंग कर लिया, हमने म्यूचुअल फंड परचेज किया, लेयरिंग कहलाता है, दैट इज कॉल्ड लेयरिंग। और तीसरा है इंटीग्रेशन। आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, आंसर इज इंटीग्रेशन। पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, आंसर इज प्लेसमेंट। आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, आंसर इज 3। तो उसी रफ्तार में, उसी क्रोनोलॉजी में आपको याद करने हैं। पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग,
आंसर इज टू कन्वर्ट or the conversion of black money or illegal money into white money or legal money, this is called money laundering. पूछा जाए इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कौन सा एक्ट किसने इंप्लीमेंट किया, आंसर इज एक्ट का नाम था AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। कब किया गया? 2002 में किया गया। किसने किया? तो बैंकर्स बैंक ने किया। बैंकर्स बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। डोंट राइट, जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक आप लिखे नहीं। तो ये तो बात हो गई कि ठीक है मनी लॉन्ड्रिंग आ गया, हमने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कानून भी बना दिया, मनी लॉन्ड्रिंग के जो अलग अलग स्टेजेस हैं उसको भी हमने देख लिया। अभी इसके बावजूद भी वॉच डॉग के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप 2004 में किया गया है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको जानना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्टिविटी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में एस्टैब्लिशमेंट का किया है। 2004 में किया है तो कहां किया है? तो आपके कैपिटल में किया है, न्यू दिल्ली में किया है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिस नाम से हमने दिया है दैट इज कॉल्ड FIUIND। द फुल फॉर्म ऑफ FIUIND इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। आज के क्लास के बाद इस नाम को कम से कम भूलने का नहीं। आप 2 मिनट के लिए RBI का नाम भूल जाएं तो चलेगा, ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि RBI का फुल फॉर्म क्या होता है, बट FIUIND का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। F फॉर फाइनेंशियल, I फॉर इंटेलिजेंस, U फॉर यूनिट, और IND हमने लिखा है दैट इज इंडिया। तो FIUIND का एस्टैब्लिशमेंट हमने 2004 में आपके राजधानी में किया है। क्या करता है ये FIUIND? तो आप जाने कि FIUIND के पास कुछ अलग अलग रिपोर्ट हैं, वो भेजने पड़ते हैं। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो वो मैं आपके बोर्ड पे लिख रहा हूं। क्या है? तो CTR का फुल फॉर्म है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अभी आप अगर महीने में कोई भी कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख से अगर ज्यादा करते हैं तो इसकी रिपोर्ट बैंक FIUIND को भेजती है। फिर से बोलता हूं, इफ कैश ट्रांजैक्शन नॉट ट्रांसफर, आपने किसी को चेक दे दिया, आपने किसी को अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, वो चलता है, वो लीगल है। लेकिन 10 लाख रुपए सपोज आपने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में डाले हैं कैश के रूप में, तो इसकी रिपोर्ट बैंक किसको भेजेगा? FIUIND को भेजेगा। फिर FIUIND उस अकाउंट पे निगरानी रखेगा कि पैसे आ कहां से रहे हैं, कहीं ये इलीगल मनी तो नहीं है, कहीं ये हवाला का पैसा तो नहीं है, कहीं ये टेररिस्ट के लिए पैसा तो नहीं है। तो ये बेसिकली CTR है। CTR का फुल फॉर्म है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। वैसी कैश का ट्रांजैक्शन जो एक महीने में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा किया गया है। अगर 9,99,999 भी आपने यूज किया तो उसकी रिपोर्ट नहीं जाएगी, लेकिन 10 लाख या उससे ज्यादा आपने किया है, बैंक उसकी रिपोर्ट भेजेगी FIUIND को, और 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ को भेजेगी। नेक्स्ट मंथ 15th तारीख तक उस रिपोर्ट को भेजना है। सेकेंड इज CCR का फुल फॉर्म है काउंटर फेक करेंसी रिपोर्ट। काउंटर फेक कहने का मतलब जो जाली नोट है। सपोज आप 10 नोट लेके गए, उसमें से एक जाली नोट थे, है तो बैंक वाला आपको कभी वो जाली नोट वापस नहीं करेगा। हालांकि उसकी रिसिप्ट आपको वापस जरूर कर देगा, एक स्टैंप लगा के, पर्ची बैंक में होती है, उसको रिसिप्ट दे देगा कि ये नोट इस पर्सन ने इस तारीख को दिया, जो एक फेक नोट है। तो उस CCR, फिर से बोलता हूं, CCR का फुल फॉर्म काउंटर फेक करेंसी रिपोर्ट। ये कोई सी भी रिपोर्ट होगी, कोई सी कितना भी रुपया आप एक भी जाली नोट मिला, उसकी भी रिपोर्ट हमें कहां करनी है? FIUIND को करनी है। फुल फॉर्म लिखाऊंगा, अभी सिर्फ बोल रहा हूं। CCR काउंटर फेक करेंसी रिपोर्ट, एनी नोट ऑफ एनी डिनोमिनेशन, कोई भी नोट कितने भी रुपए का, 10 रुपए का भी मिले, 2000 रुपए का भी मिले, बट उसका रिपोर्ट बैंक को करना है, FIUIND को 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, सक्सीडिंग मंथ के 15 तारीख से पहले। थर्ड STR का फुल फॉर्म है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। आपको फोन आया कि आपका लकी ड्रॉ लग गया है या आपका लोन सैंक्शन हो गया है, आप ये जो एप्लीकेशन अमाउंट है 2500 रुपए वो भेजिए। और बहुत लोग बैंक में जाते हैं कि मुझे लकी ड्रॉ लगा है, मुझे 5000 रुपया मांगा गया है, तो फिर 5 लाख मुझे लकी ड्रॉ के रूप में आएगा। अगर बैंक वाले को सस्पिशन हो गया जिस अकाउंट का नंबर दिया गया है, तो फिर उसकी रिपोर्ट भी हमें FIUIND को भेजनी है 7 वर्किंग डेज के अंदर। देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, यहां भी क्या लिखा है, 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ।
और यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, 7 वर्किंग डेज। अगर बैंक वाले को किसी अकाउंट के ऊपर सस्पिशन हो गया, इस अकाउंट में कुछ तो भी गलत काम हो रहा है या फ्रॉड कॉल से पैसा मंगवाया जा रहा है, तो बैंक को उस अकाउंट की जानकारी FIUIND को देनी है विदिन 7 वर्किंग डेज। ये डेज आपसे पूछे आते हैं कि इसकी रिपोर्ट हमें कहां भेजनी है या कितने दिनों के अंदर भेजनी है या फिर इसका फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट इज CBWTR। CBWTR, that is क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। फिर से बोलता हूं, क्रॉस बॉर्डर। नाम में यह स्पष्ट है कि आपके कंट्री के ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख या उससे ज्यादा हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट भी हमें FIUIND को 15th सक्सेडिंग मंथ में भेजनी है। एक तो इसका फुल फॉर्म इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि CTR का फुल फॉर्म क्या है, STR का फुल फॉर्म क्या है, CBWTR का फुल फॉर्म क्या है, FIUIND का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद आप याद रखें कि 7 वर्किंग डेज के लिए STR है, 15th ऑफ सक्सेडिंग मंथ के लिए CTR, CCR एंड CBWTR है। उसके बाद आप याद रखें कि FIUIND का एस्टैब्लिशमेंट हमने न्यू दिल्ली में 2004 में किया है। उसके बाद आप याद रखें कि AML का एस्टैब्लिशमेंट हमने 2004 में किया है, और AML का हमने 2002 में वो एक्ट लाया है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। इतनी बात हम फर्स्ट टॉपिक में आपको बताने की कोशिश कर रहे थे और आपको लिखना पड़ेगा, है ना। फिर से एक बार बोलता हूं, एक बार सुन लें और फिर हम लिखने की बात करते हैं। लिखें पहली बात, मनी लॉन्ड्रिंग। फटाफट लिखें, फटाफट हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम बेसिक मुझे आज कम से कम 3 टॉपिक खत्म करनी है। आपका अगर साथ रहेगा तो ही हम कर पाएंगे। लिखें मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग लिखें, कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। Conversion of black money into white money. The process is called money laundering. जिनका छूट जाए मेरे से पूछिए फटाफट। Conversion of black money into white money. The process is called money laundering. The process is called money laundering. Next point लिखें। आवाज आ रही है मेरी? सर फिर से एक बार बताएंगे वो लाइन। Conversion of black money into white money. The process black is called money into white money. हाँ जी, हाँ जी। Conversion of black money into white money. The process is called money laundering. Next point लिखें। To stop money laundering. To stop money laundering. क्या बोलिए सर, क्या बोलिए सर? To stop money laundering. To stop money laundering, RBI introduced. To stop money laundering, RBI introduced AML Act. AML Act / PMLA. AML Act / PMLA, और इस दोनों का फुल फॉर्म लिखिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग / prevention of money laundering act. To stop money laundering, RBI introduced AML / PMLA Act. फुल फॉर्म मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है। AML का फुल फॉर्म एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, PMLA का फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। RBI introduced AML / PMLA Act in 2002. In 2002. Next लिखिए, there are 3 stages of money laundering. There are 3 stages of money laundering, which are as follows. Which are as follows. लिखें, क्रोनोलॉजी में लिखिएगा, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। क्रोनोलॉजी में लास्ट ये, फर्स्ट ये, बीच में लेयर। समझिए भी, प्लेस होगा तो पहला, लेयर उसके ऊपर हम चढ़ाएंगे तो दूसरा, और इंटीग्रेट बाहर आ गया तो तीसरा,
है ना, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन. There are 3 stages of money laundering which are as follows: placement, then layering, then integration. ओके, थोड़ा फटाफट लगा चलाओ कलम. यस हो गया सर. यस, नेक्स्ट पॉइंट. हाँ बोलो बोलो. सर प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन का मतलब बताओ वापस से. प्लेसमेंट नाम में ही लिखा हुआ है. प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब क्या? मेरे को आपने घूस दिया 10,000 रुपए, है ना, और मैंने क्या किया, उसको कहीं ना कहीं, मतलब मुझे अगर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी है तो मैं क्या करूंगा, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में डालूंगा. तो डालना इज कॉल्ड प्लेसमेंट. इंश्योरेंस पॉलिसी पैसा डालने के बाद मैंने परचेज कर लिया, परचेज करना इज कॉल्ड लेयरिंग. और जब इंश्योरेंस मैच्योर हो गया और उसका पैसा मेरे अकाउंट में आएगा, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. है कि नहीं? समझ में आया? हाँ सर. हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज. बोलो. सर ये 3 स्टेजेस मनी लॉन्ड्रिंग के या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए? मनी लॉन्ड्रिंग के है ना, क्योंकि ये तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, व्हाइट को ब्लैक को व्हाइट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं. इसको रोकना है. इसको रोकने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? एएमएल को इंट्रोड्यूस किया. ये एक्ट होने के बाद भी ये रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है ना. तो ये जो चल रहा है वो चलने वाले 3 प्रोसेस हैं. इसको बंद करने के लिए 2002 में आरबीआई ने पीएमएल इंट्रोड्यूस किया है. ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. उसके लिए एफआईयूएनडी को हमने सेटअप कर दिया 2004 में. उनके लिए अलग अलग नॉर्म्स हमने बना दिए, सीसीआर, सीटीआर, सीबीडब्ल्यूटीआर, एसटीआर, है कि नहीं? तो ये कन्वर्जन का प्रोसेस है. दिस इज द स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, नॉट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये नहीं होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. ओके? ओके सर. अरे हाँ या ना? यस सर. यस. हाँ, यस. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, FIUIND. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, FIUIND. FIUIND फुल फॉर्म लिखिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया. FIUIND फुल फॉर्म लिखिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया. Financial Intelligence Unit India was set up. FIUIND, Financial Intelligence Unit India, was set up in 2004. FIUIND, Financial Intelligence Unit India, was set up in 2004 at New Delhi. At New Delhi. बोलो, बोलिए बोलिए. फुल फॉर्म के बाद क्या बोला? Financial Intelligence Unit India was set up in 2004 at New Delhi to control on money laundering. To control on money laundering. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखें, below following reports need to be submitted by bank. Below following reports need to be submitted by bank. Below following reports need to be submitted by bank to FIUIND. Below following reports need to be submitted by banks to FIUIND on priority basis. On priority basis. पहला नाम लिखिए CTR. CTR का फुल फॉर्म लिखिए, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट. कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट. काउंटरफेक करेंसी रिपोर्ट. दो लाइन का गैप छोड़िएगा. कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट CTR. CCR का लिखिए काउंटरफेक करेंसी रिपोर्ट.
FEIT, काउंटरफेट, जिसको हम बोलते हैं जाली नोट। काउंटर फेट है कि काउंटर फेक है? फेक नहीं होता है, वो बोलने के लिए हम बोलते हैं काउंटर फेक, बट होता है काउंटर फेट, FEIT, है ना। बोलने के लिए हम बोल देते हैं आम भाषा में काउंटर फेक है, जाली है, बट एक्चुअल जो है वो काउंटर फेट करेंसी रिपोर्ट है ना। ओके सर। STR, सस्पिशियस, suspicious transaction report, suspicious transaction report, IPR, immovable property report। बताता हूं क्या लिख रहा हूं, अभी सिर्फ लिखे हैं जो मैं लिखा रहा हूं। immovable property report, cross border wire transaction report, CBWTR, IPR, immovable property report, STR suspicious, CCR counterfeit currency और CTR cash transaction report। सर सस्पिशियस के बाद क्या लिखा है आपने? Suspicious transaction, TR for transaction, suspicious transaction report। ओके। CBWTR, क्रॉस बॉर्डर वायर, ये वायर है, WIRE है, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। TR फॉर ट्रांजैक्शन है। डन। चलो आगे। यस सर। यस सर। हाँ, यहां पे लिखे हैं 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, 15th, CCR 15th और CBWTR 15th। IPR में लिखिएगा 15th ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर। यहां पे 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ होगा, ये भी 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ है, ये भी 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ है, लेकिन IPR जो है वो 15th ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर है और STR विदिन 7 वर्किंग डेज। 15th, 15th and 15th, CTR, CCR and CBWTR 15th of succeeding month, IPR 15th of succeeding quarter, STR within 7 working days। ओके, हटाओ ये। नो सर, नो सर। जहां पर मैंने क्रॉस किया है CTR, CCR और CBWTR, ये कॉमन है 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। जहां पे स्टार लगाया है ये 15th ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर है और STR ऐसे भी आप समझ जाए, सस्पिशन हो गया अगर तो इमीडिएट उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें शेयर करनी होगी। सस्पिशियस विदिन 7, बाकी जो है वो ठीक है, थोड़ा डिले भी होगा, 15th सक्सीडिंग मंथ भी होगा तो चलेगा। तो ऐसे आपका चलना है, ऐसे याद करिएगा। सस्पिशन है, सस्पिशन है, ज्यादा दिन हमने छोड़ दिया कुछ भी कर सकता है, उसकी रिपोर्ट तुरंत FIUIND को भेजो। FIUIND किधर है? बेंगलोर में ना? FIUIND किधर है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। हाँ, न्यू दिल्ली, ठीक है। सर 15th ऑफ सब्सिडिंग क्वार्टर का मतलब कितना टाइम? आगे नेक्स्ट महीने के 15 तारीख से पहले। ओके ओके, समझे क्या? यस सर। अभी यहां पे लिखिए 10 लाख, CTR में लिखिए 10 लाख एंड एबव। यहां पे लिखिए CTR में कितना कैश, 10 लाख एंड एबव। IPR में लिखिए 50 लाख एंड एबव। IPR में लिखिएगा 50 लाख एंड एबव। CTR में लिखिए 10 लाख एंड एबव
आईपीआर क्या वो बताता हूं। ठीक है, यस सर। CBWTR में लिखिए 5 लाख एंड एबव। CTR कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर कीजिएगा, उसकी सूचना बैंक को देनी है। वो लीगल हो इलीगल हो FIU IND चेक करेगा, वो छोड़ दीजिए। लेकिन एज ए बैंकर आपको इंफॉर्मेशन पास आउट करना है। एज ए बैंकर आप अपने मैनेजर को बताइएगा, मैनेजर अपने हेड ऑफिस में बताएगा, हेड ऑफिस अपने कंट्रोलर को बताएगी, और अंत में वो रिपोर्ट कंसोलिडेट होके FIU IND के पास चलेगा। दिस इज द हायरार्की जहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी है। ऐसा नहीं कि सामने में आपने कैश दिया और एज ए कैशियर आप ही काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप FIU IND को फोन लगाइएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऑटोमेटिक जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा अपने आप सेव करता है कि कैश ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ऑटोमेटिक बहुत सारी ऐसे इंफॉर्मेशन है जो बाईपास होके पहुंच जाता है हेड ऑफिस में, और वहां से वो इंफॉर्मेशन जाता है। कैसे जाता है इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये जाना चाहिए, ये आपको याद रखना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वैसा प्रॉपर्टी जो जमीन का खरीद फरोख्त करके लाया गया है, सेलिंग करके या परचेजिंग करके 50 लाख है ऊपर है, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, उसकी रिपोर्ट जाएगी। क्रॉस बॉर्डर है ना, आपके सीमा से बाहर 5 लाख और एबव है, चाहे वो ट्रांसफर हो या कैश की बात मैंने यहां पे की ही नहीं है, यहां भी मैंने कैश की बात की ही नहीं है। यहां पे कैसा भी ट्रांजैक्शन हो, ट्रांसफर हो या फिर यहां भी ट्रांसफर हो चलेगा। सिर्फ कैश आपको CTR में याद रखना है कि 10 लाख से ऊपर अकाउंट में आपको ट्रांजैक्शन 1 महीने के अंदर नहीं करना है। लीगल होगा अच्छी बात है, लीगल होगा डोंट डू। समझ में आया? जी सर। यस, एक बार बोलता हूं, सुनिए क्या बोला मैंने बोला कि 2002 में RBI ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग हम उसे कहते हैं जो ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट या इलीगल को लीगल में करने की जो आपकी प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। इसको रोकने के लिए 2002 में PMLA एक्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया है, RBI ने किया है। फुल फॉर्म ऑफ PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। जो मनी लॉन्ड्रिंग के आपके स्टेजेस हैं वो 3 हैं। प्लेसमेंट पहला होगा, लेयरिंग दूसरा होगा और इंटीग्रेशन तीसरा होगा। इस मनी लॉन्ड्रिंग को और भी ज्यादा वॉच करने के लिए 2004 में हमने FIU IND का एस्टैब्लिशमेंट आपकी राजधानी नई दिल्ली में किया है। द फुल फॉर्म ऑफ FIU IND इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। यहां पे कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो बैंक को वहां तक पहुंचाने होते हैं। उसमें पहला है CTR कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अगर कोई भी खाते में ट्रांजैक्शन 1 महीने के अंदर इन कैश 10 लाख एंड अबव किया गया है तो 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ को बैंक FIU IND को इंफॉर्मेशन पास आउट करेगी। दूसरा है CCR, कोई भी काउंटर फेक आपने नोट अगर जमा किए हैं उसकी भी रिपोर्ट हमें भेजनी है। वो 1 रुपए का हो, वो 2000 रुपए का क्यों ना हो, उसका रिपोर्ट हमें भेजना है 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। तीसरा है STR, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। 7 वर्किंग डेज के अंदर अगर हमें सस्पिशन लग रहा है कि ये सस्पिशियस अकाउंट है, इसमें जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सस्पिशियस हैं, उसकी भी रिपोर्ट हमें 7 FIU IND को भेजनी है 7 वर्किंग डेज के अंदर। IPR, इमूवेबल करने का मतलब वैसी जमीन, जैसे ये घर है या जमीन है, ये क्या मूव नहीं कर सकता है, मूव नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड इमूवेबल, जिसको हम कहते हैं मॉर्गेज, है ना। तो वैसा प्रॉपर्टी जिसका सेलिंग या परचेजिंग का अमाउंट 50 लाख से अबव है, इसकी भी रिपोर्ट हमें वहां पर भेजनी है। कितने दिनों में? तो 15th ऑफ सक्सीडिंग, यहां पर मैंने लिखा है IPR 15th ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर। और आखिरी में जो आपका CBWTR है, कहने का मतलब क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट 5 लाख एंड अबव, इसकी रिपोर्ट हमें 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ में FIU IND को भेजनी है। दिस इज ऑल अबाउट योर मनी लॉन्ड्रिंग। समझ में आया? हाँ या नहीं? सर। पहला टॉपिक हमने खत्म किया है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आप फटाफट पूछ लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। पूछो, जब तक मैं रब कर रहा हूं टाइम वेस्ट मत करो, पूछते रहो। कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पूछना है। अरे मैं जब पढ़ता था 2008-9 में, वो टीचर चाहता नहीं था कि मैं क्लास में बैठूं, इतने क्वेश्चन पूछता था मैं। लेकिन 10-11 साल पुराने हो गए वो बातें।
2008-9 में मैं पढ़ता था, उस समय वो जो जहां पे मैं पढ़ता था वो टीचर चाहते थे कि ये आगे बैठे ही नहीं, सबसे पीछे कोने में बैठता था इस कारण से मैं। और एक आप है जिसको मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आपको मैं करता हूं, पूछो तो आप पूछते ही नहीं। सर आप सिखाते समझ जाता है ना, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेते। हाँ, सिखाते हैं समझ जाते हैं, लेकिन जब मैं नेक्स्ट क्लास में पूछता हूं तो फिर निकलता क्यों नहीं है? वो एक बार इन हो गया तो आउट होने का कुछ है कि नहीं? सर लर्न करने का कोई इजी तरीका बताएं सर, जो हाँ, मतलब है ना, आप है, जो बहुत करते इजी हैं। तरीका है। मेरे पास एक गोटी आती है, एक कैप्सूल है मेरे पास। अरे सर मतलब वो टेक्निक कोई लर्न करने की, मतलब कैसे फ्रेंड अरे सर्कल में बता कि रहा हूँ क्या। देयर इज नो पैनेसिया, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं ऐसा याद करने का। देयर इज ओनली वन रेमेडी, दैट इज योर ग्रुप स्टडी। बहुत बार मैंने आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये बताया है कि जब तक आप चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे तब तक वो कंसेप्ट कंफ्यूजन ही रहेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, जैसे आपने पढ़ा, कल होके वो चीजें आप अपने फ्रेंड को अगर बताइएगा कि मैंने ये याद किया है, तो परसों 100% याद हो या नहीं हो, 50% आपको याद रहेगा। लेकिन आप जैसे मैंने पढ़ाया उसको आप 10 बार क्यों नहीं पढ़िएगा, वो चीजें याद नहीं हो सकती है। 2 दिन याद रहेगा आपको, 10 दिन याद रहेगा आपको, लेकिन लॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन में आपको याद नहीं रह सकता है। इस कारण से बार बार मैं बोलता हूं, अगर बैंक में सिलेक्शन चाहिए, सिर्फ एक चीज पे काम कीजिए, छोड़ दीजिए सिलेबस कितना बड़ा है, 5 सिलेबस पे आपको काम करने हैं, कितना मैथ बनाओ, कितना रीजनिंग बनाओ। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। आप अगर अपने आप को बैंक ऑफिसर या बैंक क्लर्क देखना चाहते हैं, दैट इज ग्रुप स्टडी। कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा आपने सॉल्यूशन बता दिया जो हो ही नहीं सकता है। पढ़ना कितना भी पढ़िएगा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यही बैंक है। बैंक में कॉन्फिडेंस लाना है तो आपको चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो। जब तक उनकी प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व कीजिए, आपकी प्रॉब्लम वो नहीं सॉल्व करें, तब तक ये चीजें समझ जाना आसान है। मैथ को भी आप समझ गए, रीजनिंग को भी आप समझ गए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि ये भी क्वेश्चन मैं बना सकता था, लेकिन उस समय पता चला टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग एग्जामिनेशन ओनली, क्योंकि बैंक में सिर्फ एक ही चीज मायने करती है, दैट इज योर स्पीड। स्पीड कितना है एक्यूरेसी के साथ। अगर ये चीजें हैं तो आप बैंक के अंदर हैं, ये चीजें नहीं है, आप 5 साल से क्यों नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मैथ के पूरे RS अग्रवाल एम टायरा को बना के क्यों नहीं बैठे हुए हैं, बैंक अपना दरवाजा नहीं खोल सकती है। बोलो सर आपके अरे बोलोगे? यूट्यूब लेक्चर था इसके ऊपर। हाँ, आपका एक यूट्यूब लेक्चर था इसके ऊपर, आपका यूट्यूब लेक्चर था इसके ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सर उसमें आपने NTR के बारे में भी बोला था, नॉन प्रॉफिट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। हाँ, गलती हो गई, क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं सर, वो बस पूछ रहा था कि अभी एप्लीकेबल है या नहीं। अरे नहीं सर, एप्लीकेबल, बस वो एक चीज मैंने जेब में रख लिया है, नहीं तो ओवरलोड हो जाता। अभी वो एक चीज जेब में रखा है ना, लेकिन जब नोट्स आपको अवेलेबल करेंगे तो NBWTR भी आपको देखने को मिलेगा कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अगर 10 लाख एंड अबव का ट्रांजेक्शन किया है, दैट इज ऑल्सो इलीगल, बट दैट इज ऑल्सो सस्पिशियस। बट वो बातें मैं बड़े यहाँ पे मैं सिर्फ उतना ही बात करता हूँ जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ना। 1-2 बात ऐसी होगी जो आपको मेरे नोट्स में देखने को मिलेगी, अदरवाइज सारी चीजें पढ़ा दूंगा तो नोट्स का वेटेज नहीं है। अगर नोट्स दे दिया तो फिर क्लास का वेटेज नहीं है, दोनों का वेटेज एक साथ साथ है। अभी पढ़ा दिया, अभी आप नोट्स देखिए, आपको हर एक बात समझ में आएगी। 1-2 चीज तो समझ, मतलब अगर 50 चीजें समझानी है, तो अगर फ्लो में समझा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि 1-2 चीज तो मेरी जेब में रहेगी ही रहेगी। सर आप जो नोट्स देते हैं वो मतलब कहाँ पे देते हैं, मतलब बता दो। उसके लिए आपको अयोध्या जाना पड़ेगा। अयोध्या? हाँ, टमाटांगी चुना। हाँ, अयोध्या जाना पड़ेगा, बताता हूं, हैव पेशेंस। चलिए दूसरी टॉपिक को हम खत्म करेंगे। दूसरी टॉपिक आसान है। आसान इस कड़ी में है कि इसका नाम और इसका काम का दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। आपसे पूछा जाता है कि BCSBI का फुल फॉर्म क्या है, दूर दूर तक BCSBI का कोई भी रिलेशन SBI के साथ नहीं है। द फुल फॉर्म ऑफ BCSBI इज बैंकिंग कोड। लिखिएगा मत, तब तक मैं बोल रहा हूं, सिर्फ सुने मैं क्या बोल रहा हूं, पहले कंसेप्ट
उतार ले अपने जहन में, फिर हम लिखेंगे। बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोला मैंने जो बोला है उसमें पूरी बात इस ऑर्गेनाइजेशन की है। बैंकिंग का जो कोड है, कोड कहने का मतलब कोड एंड कंडक्ट। आप बैंक में जाते हैं तो बैंक का बैनर लगा हुआ आपको मिलता है, कितने प्रोसेसिंग चार्ज हैं, डीडी आप छपाएंगे कितना मिलेगा, आरटीजीएस एनईएफटी करेंगे तो कमीशन कितना होगा, ये आपको लिखा हुआ मिलता है चार्जेस, हाँ या नहीं? जी सर। कभी बैंक के अंदर गए हैं तो बैंक के अंदर आंख खोल के जाते हैं तो देखते हैं क्या लगा हुआ है। हाँ सर। बहुत सारे बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे कि आप अगर बैंक की एक्टिविटीज मतलब वहां पे जो फंक्शन हो रहा है वहां से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके ऊपर जो हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं वहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं, उनका भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वहां पे रहता है, आपके पीने के लिए वहां पे पानी रहता है ना, चार्जेस की पूरी डिटेल रहते हैं, पूरी आरबीआई गाइडलाइन रहती है, अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब लिखा रहता है। आखिर क्यों? रीजन इज ओनली वन, दिस बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंक और कस्टमर के रिलेशन को बहुत ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है। दूसरी बात, आज की या इस क्लास के पहले की सारी बात आप भूल जाएं, सिर्फ एक बात को आप याद रखिए कि दिस इज ए सोसाइटी। क्या बोला मैंने? दिस इज क्या बोला मैंने? सोसाइटी। हाँ, जैसा बोल रहा हूं वैसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि बीसीएसबीआई इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बीसीएसबीआई इज ए सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीसीएसबीआई इज ए सोसाइटी, है ना? आपको टिक मार करना है कि बीसीएसबीआई इज ए सोसाइटी ओनली। बीसीएसबीआई क्या करती है? तो बैंकिंग कोड और कंडक्ट तैयार करती है, कस्टमर और बैंक के बीच के रिलेशन को फेयर और ट्रांसपेरेंट करने के लिए काम करती है। अगर मैं कहीं बोर्ड लगा हुई नहीं और आप बोले कि सर मुझे आरटीजीएस 2 लाख का करना है, मैंने बोला कि ठीक है 200 रुपए कमीशन लगेगा, तो आपको बिलीव होगा क्या? अभी आपको क्यों बिलीव होता है? क्योंकि जो चार्जेस हैं वो ट्रांसपेरेंसी के रूप में लगे हुए हैं कि साहब वहां पर जाके आप देख लीजिए कितने चार्जेस, देयर इज नो हिडन चार्जेस, जो है वो है, जो है वो है। तो कौन? तो बैंक का ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, बीसीएसबीआई। फुल फॉर्म एक बार आप मेरे को बताइए क्या फुल फॉर्म है इसका? बैंकिंग कोड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला ना मैंने? नहीं, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। यस, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है आपका बीसीएसबीआई। 2006 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है। अगर एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है तो कहां पे किया है? तो जो उसकी हेडक्वार्टर है वो आपकी फाइनेंशियल कैपिटल में है। कहां पे है फाइनेंशियल कैपिटल? तो मुंबई में है। स्ट्रक्चरल क्या है? तो एसटीआर इसकी क्या है? तो दिस इज ए सोसाइटी, ये एक सोसाइटी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन है ना, फॉर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, for fair and transparent relationship, for fair and transparent relationship between किसके किसके बीच में? बैंक एंड कस्टमर, बैंक एंड, अच्छा जो मैं लिख रहा हूं दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। बैंक एंड कस्टमर लिखे इसको, बीसीएसबीआई। सर एक बार फुल फॉर्म बताइए ना आपका। एक मिनट। फुल फॉर्म लिखे हैं, बी फॉर बैंकिंग, सी फॉर कोड, बैंकिंग कोड स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बैंकिंग कोड, बीसीएसबीआई बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट 2006, हेडक्वार्टर मुंबई। जब आप बैंक में काम करेंगे तो ये जो बीसीएसबीआई वाले ऑफिसर हैं ये आके चेक करते हैं एज ए कस्टमर। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीआर? एसटीआर दैट हेडक्वार्टर्स के नीचे। एसटीआर कहाँ लिखा भाई? सर हेडक्वार्टर्स के नीचे स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चर। ओके, वही फुल फॉर्म पूछा।
अच्छा, मुझे लगा कि वो STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट वाला। हाँ, थोड़ा साइड में। नहीं नहीं, सर वो आपने साइड है तो स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिखा ना। साइड हट जाता हूँ, गुस्साओ मत। सर स्ट्रक्चर में सोसाइटी लिखने का ना। हाँ जी, सोसाइटी है ये। This word is most important. क्या लिखा एज है ए सर बैंक, वो आपने? सुनो। एज ए बैंकर आप अगर बैंक में सिलेक्ट हो जाइएगा तो आखिर हम क्यों बोलते हैं कस्टमर के साथ अच्छा बात करने के लिए, है ना? तो एज ए बैंक एम्प्लॉय हमेशा जो आपकी स्ट्रक्चर ऊपर से हायरार्की नीचे से बनी हुई है वो हमेशा बोलता है कस्टमर से अच्छे से बात करने के लिए। रीजन इज ये BCSBI वाले आके आपके ब्रांच में चेक करते हैं, आपसे पूछते हैं अकाउंट खोलना है, आप अगर बोल दिया अभी मशीन खराब है तो गए आप काम से, है ना? तो ये आके मतलब रैंडमली चेक कर, ये नहीं बताएंगे हम BCSBI से हैं, फिर तो आप सब चीज काम करने लगिएगा। तो इस कारण से एज ए बैंकर जब आप बैंक में चले भी जाइएगा तो हर एक कस्टमर के साथ अच्छे ढंग से बात करने का, क्योंकि ये वाले आएंगे और आपको पा लिए कि ये उल्टा पुल्टा कुछ कार्य कर रहा है तो फिर चले गए। ये क्या है? तो ये वॉच डॉग है। वॉच डॉग कहने का मतलब निगरानी रखने वाली एक अथॉरिटी है। वॉच डॉग ऑन फेयर प्रैक्टिसेस। फंक्शन लिखिए, पहला फंक्शन है फॉर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, और दूसरा फंक्शन लिखिए वॉच डॉग ऑन फेयर प्रैक्टिसेस इन बैंक। जो बैंक का फंक्शन है वो होना चाहिए। DD आपको चाहिए, मिलेगा। KYC आपको सबमिट करना है, ओके। सेविंग अकाउंट आपको खोलना है, जो है वो आपको बैंक में मिलेगा, क्योंकि BCSBI ने स्टैंडर्ड बनाया है। जो चार्जेस हैं वो आपको दिखेगा, जो हेड ऑफिस का एड्रेस है वो भी आपको वहां पे दिखेगा। हाँ, अब पूछिए, किसी के पास कोई कंफ्यूजन था वो मैं बताता हूं, क्योंकि ये हमारी छोटी सी एक मास के लिए एक टॉपिक है BCSBI। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि BCSBI का फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत बार ये एग्जाम से पूछा गया कि BCSBI क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी है, RBI की सब्सिडरी है, क्या है? दिस इज ए ऑटोनोमस सोसाइटी। ऑटोनोमस ऐड कर लीजिए, ऑटोनोमस है ना, अपना एक स्ट्रक्चर है उसका, उसके ऊपर कोई निगरानी रखने वाला नहीं, ऑटोनोमस है वो। जैसे कहते हैं ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, वैसे ही ऑटोनोमस सोसाइटी है। एंड दिस इज योर सेकंड टॉपिक, ये आपकी आज की दूसरी टॉपिक है BCSBI। वॉचडॉग, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट BCSBI, है ना? तो ये आप जरूर याद रखें कि वॉचडॉग ऑन फेयर प्रैक्टिसेस है, कि बैंक को ये काम करना है तो करना है, क्योंकि ये उसके रूल्स और रेगुलेशन में है। बैंक का कंडक्ट और कोड ऐसा बना हुआ है ताकि बैंक और कस्टमर की जो रिश्ते हैं वो ट्रांसपेरेंट रहे, फेयर रहे, तो कस्टमर को बैंक पे विश्वास रहे, है ना? तो ये बना हुआ ये अवधारणा है। किसी के पास कोई दिक्कत तो पूछिए मेरे से। सर अगर कोई गवर्नमेंट बैंक का एम्प्लॉई है और मतलब कि कोई कस्टमर बार बार कोई अप्लाई कर, कोई समझ लो कोई फॉर्म फिल कर रहा है जैसे कि डेबिट कार्ड रिसीव करने का, और उसको डेबिट कार्ड नहीं मिल रहा है, मतलब उसने 3-4 बार लास्ट फॉर्म क्लास भरे में आप थे? नहीं सर। हाँ, क्वेश्चन पूछो। हाँ तो सर वो बार बार फॉर्म भरे लेकिन समझ लो डेबिट कार्ड उसको मिल रहा नहीं है, वो बार बार फॉर्म भरे लेकिन उसको बोले कल आना परसों आना ऐसे करे, तो सर क्या करना चाहिए कस्टमर को? कोई स्टूडेंट इसका आंसर देंगे? इसको कोई स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं जो लास्ट क्लास में थे? बैंकिंग ओम्बुड्समैन। बोलो उसको, 30 डेज का नोट। बताओ, कोई एक आदमी बताओ उसको, क्योंकि लास्ट क्लास नहीं था। सर बैंकिंग अब्यूजमेंट में जाना होगा, 30 डेज की नोटिस देनी होगी बैंक को रिटर्न, और फिर नहीं होगा तो बैंकिंग अब्यूजमेंट में हो जा सकता है। तो बैंकिंग अम्बुड्समैन मैडम जाएगा तो उसको तो ATM चाहिए, 500 रुपया चार्ज लग जाएंगे उसको बैंकिंग अम्बुड्समैन जाने का। नहीं, 0% चार्जेस नहीं है कुछ भी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो कम से कम याद है। देखिए, चूंकि आप लास्ट क्लास नहीं थे, एक लाइन में आपको आंसर दे देता हूं। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, यू कैन अप्रोच टू डायरेक्टली बैंकिंग अम्बुड्समैन। दिस इज ए
financial code set up by Reserve Bank of India in 1995 started from 2006, but you need to give a prior intimation to bank कि आप मुझे ये सॉल्व करके दो, नहीं तो मैं आपका जो मामला है ये बैंकिंग एम्बेसडर को पहुंचा दूंगा, उसकी एक रिसीविंग कॉपी अपने पास लेने की। 30 दिनों के नोटिस के बाद ही आप ऑनलाइन जाके आप अपने जो आपका जो भी डिस्प्यूट है उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ज्यादा मैं यहाँ पर टाइम नहीं देना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये बातें हमने कर ली है, तो आप जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा, वहां से भी आपको मिल जाएगा। देखिए जो नए या पुराने स्टूडेंट हैं, नए या पुराने, जो वेबसाइट में लिख रहा हूं LEARN BEYOND, जो यहाँ पे लिखा हुआ learnbeyond.co.in, इस पे जाने का, इसके जिस पेज पे जाने का वो है नोटिफिकेशन। PDF नोट्स पे मत चले जाइएगा, नहीं तो वहां पे चार्जेबल है। नोटिफिकेशन, इस पेज पे जाइएगा और इस पेज पे जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं वो आने वाले 2 से 3 मैक्सिमम नेक्स्ट वीक से पहले, नेक्स्ट क्लास से पहले वो तमाम PDF आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट ज्यादा दिनों तक देखने को नहीं मिलेगी। जैसे अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया वहां पे है, बट आने वाले फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में वहां से डिलीट हो जाएगी। तो दिस इज ओनली फॉर यू ऑल। learnbeyond.co.in पे जाइए, नोटिफिकेशन वाले पेज में PDF पे जाके डाउनलोड कीजिए, सेव कीजिए और उस पे अगरबत्ती दिखाने का, पढ़ने का नहीं। सर एक क्वेश्चन था मेरा यही सिलेबस से रिलेटेड। बोलो सर, आपने लास्ट लेक्चर में बोला था लाइक BSc का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेने का, बट अमेज़न पे देखा तो वहाँ पे 2 बुक्स है, एक IBPS PO का है और एक SBI PO का है, तो दोनों प्रेफर कर सकते हैं या उनमें से कोई एक प्रेफर करे? देखो SBI PO में, क्योंकि IBPS और SBI दोनों अपनी अलग अलग एग्जाम लेती है ना। IBPS का जो एग्जाम है वो अलग होगा, SBI का जो एग्जाम होगा वो अलग होगा, तो दोनों के जो पैटर्न है वो अलग अलग हैं। तो आपको अगर तो दोनों बाय करें ना। एक मिनट, आपको अगर सिर्फ IBPS का ही फॉर्म भरना है तो IBPS को आप परचेज कीजिएगा, आपको अगर SBI का ही फॉर्म भरना है तो SBI का ही परचेज कीजिएगा, क्योंकि दोनों के सिलेबस थोड़े से अलग हैं। जैसे SBI PO में 50 मार्क्स के पूरे डेटा इंटरप्रिटेशन है, वहां पे बाकी कुछ पूछा ही नहीं जाता है, तो उसके थोड़े से सिलेबस वहां पर चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, है ना। तो अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो IBPS हो या SBI हो या नाबार्ड हो या RBI हो, हर एक के लिए आपको फॉर्म भरना है, और हर एक के लिए अगर फॉर्म भरना है तो SBI अलॉन्ग विद IBPS इसके क्वेश्चन के पैटर्न आपको जानने पड़ेंगे, है ना। इसका से दोनों आप परचेज कीजिए। ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, नॉट मॉडल क्वेश्चन बैंक। यस सर, ओके, यस सर, थैंक यू सर। थर्ड टॉपिक क्या है? नाम है DICGC। आज के बाद आपके सिलेक्शन से पहले तक इस नाम को अपने जुबान पे हमेशा रखने का। DICGC क्या है? तो 1961 के एक्ट के आधार पे, एक्ट 1961 की है, DICGC एक्ट 1961 की है, उसके आधार पे हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट 1978 में किया। कहां पे किया? तो आपकी फाइनेंशियल कैपिटल में किया। किधर है? तो मुंबई में है। आखिर ये DICGC करती क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले उस DICGC का फुल फॉर्म हम देखने की कोशिश करेंगे कि DICGC का फुल फॉर्म क्या है। DICGC का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस। जैसे लिख रहा हूं वैसे ही याद करना है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट पे इंश्योरेंस, क्रेडिट पे गारंटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डिपॉजिट पे इंश्योरेंस देगा, क्रेडिट पे गारंटी देगी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। एस्टैब्लिशमेंट मुंबई में 1978 में किया। लेकिन अगर एक्ट की बात पूछी जाए, जैसे RBI जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि RBI का एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को किया, बट वो एक्ट था RBI का एक्ट 1934। सिमिलरली DICGC का एस्टैब्लिशमेंट 1978 में हमने किया, लेकिन जो एक्ट है वो 1961 की है। एस्टैब्लिशमेंट मुंबई में हमने किया है। क्या करती है? तो काम बाद में हम देखते हैं, नाम हमने पहले जाना है। डिपॉजिट पे इंश्योरेंस मतलब आपका जो पैसा जमा है उस पे वो इंश्योरेंस देगी। क्रेडिट पे गारंटी, बैंक ने जो क्रेडिट दे दिया आपको, जो लोन दे दिया, उस पे बैंक को गारंटी देगी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। अभी समझें कि DICGC क्या है। आपका जो भी डिमांड डिपॉजिट है, आपके 2 टाइप के डिपॉजिट होते हैं। एक को हम बोलते हैं
डिमांड डिपॉजिट, दूसरे को हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। आपका अकाउंट है बैंक में, आपका जो अकाउंट बैंक में है वो सेविंग अकाउंट है, दैट इज कॉल्ड ऐसे सेविंग अकाउंट। और अगर आपका कोई फोकस कंपटीशन जोन है तो वहां का जो अकाउंट होगा वो कौन सा है, करंट अकाउंट है। मतलब जब भी आप बैंक से पैसे का डिमांड करते हैं तो बैंक आपको पैसा देती है। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट डिमांड डिपॉजिट है। आप एटीएम में जा रहे हैं, 2000 रुपए आप मांग रहे हैं तो बैंक आपको इमीडिएटली 2000 रुपए देती है। और डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल क्या है, तो सेविंग और करंट, इसी को मिला के हम क्या बोलते हैं, CASA, कासा अकाउंट। कासा, कासा का मतलब है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। यस। बाकी तीन ही आवाज आया, बाकी सब सो गए हैं क्या, चाय पी रहे हैं क्या? अरे जागो ग्राहक जागो। सर जाग रहे हैं। जाग रहे हैं? हाँ, मैं कहेंगे सर आज जागो जागो। जग जाएंगे तो भविष्य आपके साथ है, अगर सोए रहेंगे तो भविष्य, ये ऐसा भविष्य है, अगर आपने आने वालों 1 सालों में अगर मेहनत नहीं किया और फ्यूचर आपका फिर प्राइवेट में चला गया तो फिर ये जो दुख है वो आपको जीवन भर रहेगा कि सरकारी नौकरी में आप नहीं जा पाए, है ना, जीवन भर रहेगा। इस कारण से मैं बोलता हूं कि सरकारी नौकरी में आना है तो आपको जगना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आज मैं भी अगर प्राइवेट एम्प्लॉय रहता और कोरोना में, एक तो ऐसे ही आप देखें बहुत सारे ऐसे प्राइवेट एम्प्लॉय जिनको पैसे नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर 2 महीने की छुट्टी भी ले लिया तो आपको कोई निकाल नहीं सकता है। ये सिक्योरिटी आपको अपने अंदर अगर चाहिए, ये बातें आज आपको पता नहीं चलेगी, आफ्टर 5 years डाउन द लाइन, 5 साल के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, उस समय हमको पढ़ाई करके इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहिए था, तो आज हम सिक्योर रहते। इस कारण से मैं बोलता हूं थोड़ा अपने आप में इंटरेस्ट लाइए। ये इंटरेस्ट लाया तो 1 साल में आप अपने आप को कहीं सिक्योर पाइएगा। नहीं लाया, सिर्फ पढ़ते रहे माता पिता या फ्रेंड के दबाव में, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है ना। मैंने इस चीजों को बहुत नजदीक से देखा है, इस कारण से बार बार मैं आपको क्या करता हूं, जगाता हूं कि पहुंच जाइएगा। पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं जैसे बोलता हूं ऐसे काम कीजिए। सफलता ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जैसा मैं बोलता हूं ऐसा ही करना पड़ेगा। अपने मन से नहीं कुछ करना है, आपके घर की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कंपटीशन कितना है और कितना पढ़ना पड़ेगा। चले, भाषण मैं बाद में दूंगा, पहले यहाँ की हम बात करते हैं। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट का मतलब है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। टाइम डिपॉजिट का मतलब है कि आपने 1 साल या 2 साल के लिए अपने अमाउंट को फिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड FD एंड RD। आप जब डिमांड करेंगे एटीएम से तो FD का पैसा मिलता है कि आपको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने टाइम के लिए फिक्स किया है। तो ये जो DICGC है, ये आपके डिमांड और टाइम डिपॉजिट के ऊपर बैंकों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और जो अमाउंट मैंने आपके बोर्ड पे 5 जीरो के साथ लिखा है, जैसे आपने बैंकिंग अम्बर्समेंट में 20 लाख याद किया है, जैसे आपने बैंकिंग अम्बर्समेंट में मेंटल जो आपकी डिससेटिस्फेक्शन है उसको 1 लाख के रूप में याद किया है, वैसे ही DICGC के 5 लाख के आंकड़ों को आपको भूलना नहीं है कि DICGC आपके डिमांड और टाइम डिपॉजिट के अगेंस्ट बैंकों को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या इसका प्रीमियम आपसे लिया जाता है? आंसर इज नो। ये प्रीमियम बैंक खुद भरती है। अगर इन केस बैंक दिवालिया हो गया तो आपके 5 लाख रुपए इस कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे, आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आप प्रीमियम नहीं भरते हैं। बैंक को दिया जाएगा और बाद में बैंक आपको रिइंबर्स करेगी। ऊपर से गया या फिर है बीच में? थोड़ा ऊपर से गया, थोड़ा है, ऊपर से गया, सब ऊपर से गया। ठीक है, फिर से मैं बताऊंगा, इस बार ऊपर से नहीं जाएगा, 100% गारंटी। सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आपके सेविंग अकाउंट, आपने अगर खोल लिया सेविंग अकाउंट और आपके खाते में 2000 रुपए हैं, तो आपके सेविंग अकाउंट आपने अगर खोला है श्यामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक में, और कल होके श्यामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक अगर क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया हो गई, तो आपके तो 2000 रुपए चले गए, है कि नहीं? हाँ या नहीं बोलो? 2000 रुपए आपके चले गए, ये आपको लग रहा है, बट एज ए बैंक पॉइंट ऑफ व्यू वो 2000 रुपए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका अकाउंट इंश्योर्ड है
और आपके अकाउंट का इंश्योरेंस जैसे आईसीआई प्रूडेंशियल है, एचडीएफसी है, वैसे ही डीआईसीजीसी बैंकों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। बैंकों को किस चीज पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है? तो कस्टमर के डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट के ऊपर। डिमांड डिपॉजिट क्या है? तो योर सेविंग एंड करंट इज डिमांड। टाइम डिपॉजिट क्या है? तो एफडी एंड आरडी टाइम डिपॉजिट। तो बैंकों को कस्टमर के अकाउंट के ऊपर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट मुंबई में 1961 के एक्ट के आलोक में 1978 में हमने किया है। 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस वो प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ओनली, है ना। क्योंकि आप प्रीमियम भरते नहीं, इसका आपका कोई भी रिलेशन डीआईसीजी के साथ नहीं है। डीआईसीजी का डायरेक्टली रिलेशन बैंक और डीआईसीजी के साथ है। क्लियर? यस सर, क्लियर। अभी सारी बात आप भूल जाएं, सिर्फ एक बात याद करें कि डीआईसीजीसी किसको इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती है। आंसर इज एनबीएफसी एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आर द पार्ट ऑफ डीआईसीजीसी। लेकिन एनबीएफसी में आपने अकाउंट खोला है या क्रेडिट सोसाइटी में आपने अकाउंट खोला है, यू विल नॉट हैव द एडवांटेज ऑफ डीआईसीजीसी ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट 5 लाख। अभी आप मैं बताता हूं, आपका 2000 रुपए था, बैंक दिवालिया हो गई, आपको 2000 मिलेगा या 5 लाख मिलेगा? 2000। अरे वाह, मुझे लगा कि 5 लाख की चाहत में आप तो चाहेंगे कि बैंक दिवालिया हो जाए। यस, आपका जो अमाउंट है मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख तक आपका इंश्योरेंस कवर्ड है। लेकिन आपके अकाउंट में ही 100 रुपए हैं तो आपको 100 रुपए मिलेगा, विच एवर इज मिनिमम, इधर 5 लाख और योर अमाउंट डिपॉजिट, उतना ही आपको मिलेगा। लिखें तीसरी बात, डीआईसीजीसी। लिखें डीआईसीजीसी, फुल फॉर्म लिखें डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए नाम में लिखा हुआ है डिपॉजिट पे इंश्योरेंस, आपकी जो डिपॉजिट है उस पर इंश्योरेंस दे रही है, सीधी सी बात है। क्रेडिट पे गारंटी, बैंक जो आपको क्रेडिट देगी इन टर्म्स ऑफ लोन, उस पे बैंक को गारंटी देगी। अगर कस्टमर दिवालिया हो गया तो उस पे भी बैंक इंश्योर्ड है बहुत हद तक। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अंडर डीआईसीजीसी एक्ट 1961, अंडरलाइन करें इस एक्ट के ईयर पे, अंडर डीआईसीजीसी एक्ट 1961, अंडर डीआईसीजीसी एक्ट 1961, DICGC was established in Mumbai. DICGC was established in Mumbai in 2020. 1978 से। देखो बहुत लोगों ने 2020 लिख लिया होगा। सर एक बार 1978 लिख। यस, तो अपना भी थोड़ा लगाएं। मैं तो देख रहा हूं कौन जगे हुए हैं कौन सोए हुए हैं, इसका से मैंने 2020 बोला और 2-4 लोगों ने जरूर लिख दिया होगा 2020, दैट इज 1978। सर एक बार स्टार्टिंग से बताइए ना। क्या बताया वो, क्या बोला मैंने, बोलो जरा, याद नहीं रहता है ना। मैंने बोला होगा कि DICGC was established अंडर DICGC Act 1961. DICGC was established under DICGC Act 1961 in Mumbai in 1978. In Mumbai, at Mumbai लिखो, in दो बार कॉमन एरर है, at Mumbai in 1978. Next लिखें, DICGC provide maximum amount of rupees. DICGC provide maximum insurance of rupees. DICGC provide maximum amount of rupees. सर अभी आप इंश्योरेंस बोले। Yes, इंश्योरेंस लिखना है। DICGC provide maximum amount of insurance rupees 5 lakh. Maximum amount of insurance rupees 5 lakh against all
against all demand and time deposit, against all demand and time deposit। जहां पर डिमांड लिखा हो वहां पे कौन सा अकाउंट लिखिएगा? सेविंग एंड करंट अकाउंट। यस, सेविंग एंड करंट अकाउंट, करेक्ट। और जहां पे टाइम लिखा वहां पे क्या लिखिएगा? एफडीआरडी। बाद में बताऊंगा सेविंग क्या है, करंट क्या है, क्या अंतर है, एफडीआरडी में क्या अंतर है, सुकन्या क्या है ना, एनआरओ एनआरई वस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है। बट अभी सिर्फ टाइम और डिपॉजिट छोटा छोटा जान के हम चलेंगे, आगे आगे चलेंगे तो धीरे धीरे बड़ी सिलेबस पे हम चलेंगे। अगेंस्ट ऑल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एनबीएफसीज एंड पीसीएस। आई होप कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म मालूम होगा, क्योंकि हर एक क्लास में मैं एनबीएफसी का फुल फॉर्म बताता हूं। एनबीएफसी दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉट कॉर्पोरेशन। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड पीसीएस प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी do not get DICGC, do not get DICGC insured amount, do not get DICGC insured amount। अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, पीएफसी का फुल फॉर्म बताओ ना। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी बताऊंगा। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, ये सब बताऊंगा। अभी आप सिर्फ नाम लिखो। एनबीएफसी क्या है, बैंक और एनबीएफसी में अंतर क्या है, सब बताऊंगा। अभी से लिखो सारे बैंक तो इसके भागीदारी हैं। सारे बैंक प्राइवेट हो या नेशनलाइज हो या आपकी सरकारी बैंक हो, सारे बैंक को ये इंश्योरेंस का सपोर्ट देगी, लेकिन एनबीएफसी और पीसीएस को इसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। समझ में आया? यस सर, यस सर, यस। ये पैसा आपको मिलेगा क्या? एज ए कस्टमर आपको पैसा मिलेगा? बैंक को मिलेगा सर। नो सर, बैंक को मिलेगा। यस, इन टर्म्स ऑफ ओनली लिक्विडाइजेशन। लिख लें, बैंक विल रिसीव द इंश्योरेंस अमाउंट इन टर्म्स ऑफ लिक्विडाइजेशन ओनली। सिर्फ और सिर्फ दिवालिया होने की कंडीशन में ही वो पैसा मिलेगा। बैंक में आग लग गया, पैसा नहीं मिलेगा। वो आग का जो जनरल इंश्योरेंस है वो कंपनी देगी। सिर्फ लिक्विडाइजेशन हो गया, दिवालियापन हो गया, उसी कंडीशन में ये पैसा डीआईसीसी को मिलता है, देती है बैंक को। DICC will provide insurance amount in terms of liquidization only. Done? Yes sir. Yes. तो ये हमारी आज की टॉपिक थी, जिसको हमने अलग अलग तोड़ के पढ़ाया है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक है। इसको एक साथ जोड़ के मत पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना। हमने टुकड़ों में बांट दिया है, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक अच्छा लगता है, और इसी छोटे छोटे टॉपिक से एक एक मार्क्स क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते रहेंगे, है ना। बड़ा टॉपिक इसे गवर्नमेंट स्कीम हमने पढ़ा था, 2-2 क्लास हमने गवर्नमेंट स्कीम ही पढ़ता रहा। एक क्लास और भी बाकी है, लेकिन चूंकि क्लास बोरिंग ना हो जाए, इसका आंसर गवर्नमेंट स्कीम को अपने पास बचा के रखा। और वही कारण है कि गवर्नमेंट स्कीम के नोट्स आपके पास अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं, क्योंकि थर्ड क्लास बताने के बाद ही पूरी गवर्नमेंट स्कीम की नोट्स आपकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज अगर 3 हमने अलग अलग पार्टों की बातें की हैं, तो तीनों जो आपकी पीडीएफ है वो आपको आने वाले संडे से पहले आपको आपके वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। जिनका प्रीवियस क्लास छूट गया है वो इसके यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा, लर्न बियॉन्ड के यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा, वहां भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपके जो प्रीवियस वीडियो हो वो वहां भी आपको देखने को मिलेंगे। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, या पिछले क्लास में आपने ये बताया था तो वो समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से डिस्कस करें। 5 मिनट का समय आपके पास और भी मैं देता हूं।
क्योंकि एक और टॉपिक बेसिकली मुझे, एक मिनट, एक और टॉपिक मुझे बेसिकली कवर करना था, लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी टॉपिक है, तो मैं चाहता नहीं हूं किसी भी कंडीशन में आपके जो टाइम फ्रेम बने हुए हैं उसको एक्सीड करें। इसका संभवतः उस टॉपिक को मैं आज अपने जेब में ही रख के चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी 5 मिनट आपके पास है, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका सही आंसर आपके पास रख दूं। बोलो सर, ये जो आपने DICGC का लास्ट पॉइंट बताया ना, वो जरा रिपीट कीजिए ना, मेरा छूट गया। ओके, DICC will provide insurance amount in terms of liquidation only। जब लिक्विडाइजेशन हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा वो, ठीक है। ओके एंड सर, किसी के अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट हो और फिर उसका मतलब कि कंपनी डूब जाए, तब क्या सीन रहेगा? अगर क्या हो किसी गया? अगर किसी के अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा अमाउंट रहेगी और अगर बैंक दिवालिया हो गई, तो सर इस ऐसे केस में क्या सीन रहेगा? 5 लाख। समझ में आया? यस सर। ऐसे तो ऐसा होता नहीं, जनरली जो छोटी बैंक होती है वही दिवालिया होगी, जो बड़ी प्राइवेट बैंक है या फॉरेन बैंक है ऐसा कभी हो नहीं सकता, बट फिर भी एक अवधारणा बनी हुई है, अगर अवधारणा है तो उसको आपको जानना पड़ेगा। लेकिन 50 लाख, सब सपोज आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया डूब गई, तो पहले तो सरकार उसमें पैसा डाल के उसको जिंदा करेगी, क्योंकि ऐसा अगर एक बैंक डूब गया तो हर एक कोई भी बैंक चलेगा ही नहीं, कि उसका उसमें जो हमारा विश्वास है, जो फेथ है, वही खत्म हो जाएगा कि ये बैंक डूब गया, उसके 5 लाख रुपए डूब गए, उसके 10 लाख रुपए डूब गए। तो पहले तो आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर बैंक को गवर्नमेंट ने इतने फंड का क्या किया, तो इन्फ्यूजन किया है, तो पहले तो गवर्नमेंट उसको रिवाइव करने की कोशिश करेगी। तो गवर्नमेंट जनरली जो बड़ी बैंक है उसको रिवाइव करने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा मोटा बैंक है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है या फिर आपके कोऑपरेटिव बैंक है, ये डूब गए और सरकार भी नहीं चाहती है, सोया हुआ सरकार है, तो फिर यहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगा, है कि नहीं? यस सर। यस। और पूछो। एंड सर, वो नोट्स, क्या नोट्स बताया ना, नोट्स और क्या? ये लर्न बियॉन्ड चैनल के ऊपर आकर के मतलब कि यहाँ पे नोट्स मिल जाएगी ऐसा? अरे दादा, क्या बताया मैंने, गूगल पे जाके learnbeyond.co.in आपको यूआरएल में डालना है, www.learnbeyond.co.in। समझ में आया? यस सर। www.learnbeyond.co.in ये डालिएगा, वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट खुलेगा तो पहले तो अगरबत्ती से प्रणाम करने का उसको खुल जाएगा। उसके नोटिफिकेशन के पेज में जाइएगा, नोटिफिकेशन के पेज में आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, पीडीएफ नोट्स वाले पेज में मत जाइएगा, नहीं तो फिर वो चार्जेबल आपको दिखने लगेगा। तो नोटिफिकेशन वाले पेज में ही जाके आपको डाउनलोड करना है। क्लियर? गॉट इट। लेकिन आपको उसका वीडियो लेक्चर चाहिए तो YouTube में लर्न बियॉन्ड डालने का या फोकस क्लासेस आप डालिएगा तो भी आप देखने को आपको मिल जाएगा प्रीवियस। ओके सर, गॉट इट। यस सर। और किसी के पास? बोलिए। सब बैंक रॉबरीज होता है जो मोस्टली, तो उसमें भी यही वाला बैंक रॉबरी जो होता है, मैडम मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिख के दिया है, लिक्विडेशन। बस। बैंक में रॉबरी हो गया, बैंक में डाका पड़ गया, बैंक में आग लग गया, बैंक में स्टाफ ने पैसे लेके भाग गया, उसके लिए DICC जिम्मेदार है क्या? नो। ओनली इन टर्म्स ऑफ दिवालिया बैंक DICC इज रिस्पॉन्सिबल। स्टाफ पैसा लेके भाग गया, कार आ रहा था, पैसा लेके कार आ रहा था, चेस्ट से पैसा लेके आ रहा था, किसी गुंडे ने उसे लूट लिया, कोई जिम्मेदार नहीं है। मतलब जिम्मेदार करने का मतलब वहां की जो इंश्योरेंस कंपनी होगी जहां से वो बैंक ने इंश्योरेंस करवाया होगा वो जिम्मेदार होगी, बट DICC नहीं है। क्लियर? एक ही बात मैंने लिखा है, दैट इज लिक्विडाइजेशन, दिवालियापन, काम खत्म। है कि नहीं? यस सर। ओके सर। और किसी के पास कोई क्वेश्चन पूछिए, विराम लगाओ। ठीक है, तो यहीं पे हम अपने क्लास को रोकते हैं।
आप नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो जो मैंने लिखाया है उसको एक बार रेफर कर लीजिएगा, और जब पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा उसको भी एक बार रेफर जरूर कर लीजिएगा मेरे क्लास में अटेंड करने से पहले, तो आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि सर ने ये पढ़ाया है। संभवतः आपसे पूछूंगा ही, ना पूछूं बिना पूछे तो मैं क्लास की शुरुआत करता नहीं हूँ, है ना। ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू।